तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ। ठीक है। तो सन 1985 में क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से पता लगाया, ये पढ़ लेते हैं पहले, कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती तथा केल्विन ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनमें से जो पहला स्टेटमेंट है ना कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। ये जो I होती है वो H के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये बात इन्होंने बताई। और जो I होती है, I यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, और H का मतलब क्या हुआ? H का मतलब है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। तो जो I है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबक तीव्रता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबक तीव्रता जो I होगी वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी 1/T के, क्योंकि ये ताप के, इधर लिखते हैं, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, दो चीजें हो गई। दो चीजें हो गई इसमें। एक तो I जो होगी वो H के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी और T के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो दोनों को जब मिला के लिख देंगे तो I हो जाएगा अनुक्रमानुपाती सीधे H/T के। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती हटाया, C लगाया, C नियतांक, C होता है, C क्यूरी ने दिया नहीं हमने, तो उन्होंने अपने नाम से इसे दिया है, C लगा दिया है। जहाँ C एक नियतांक है, जिसे क्यूरी का नियम तो क्यूरी नियतांक तो भी कहते हैं। ठीक है, इससे और जो H है वो केल्विन ताप है, ताप केल्विन में है। ताप के जो मात्रक होते हैं ना, केल्विन होता है, एक डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट होता है। अलग अलग टेम्परेचर के जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, तो जिससे हम वो थर्मामीटर से नापते हैं, वो थर्मामीटर में नापने वाला वो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर आता है, और जो हम वेदर का टेम्परेचर नापते हैं वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, और जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो केल्विन ताप है, वो केल्विन में बात हो रही है इसकी। तो और क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी का नियम तो हमने पढ़ लिया कि क्यूरी का नियम क्या है। और अब हम पढ़ लें क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी ने किस ताप पे बताया था, क्या बताया था? उन्होंने बताया वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है। जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय। मतलब हमने कोई पदार्थ लिया, इसे लिया, ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर, इसमें अभी ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये पदार्थ धीरे धीरे अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। तो वह टेम्परेचर, वो जो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बीच में, तो वह टेम्परेचर जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय हो और उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देने पर पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो वह टेम्परेचर जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय है और जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं उस टेम्परेचर को। और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए, बहुत सारे पदार्थों के लिए निकाला गया है कि क्यूरी ताप किस पदार्थ के लिए कितना होगा। ये क्या लिखा हुआ है? कोबाल्ट, लोहा तथा निकिल का क्यूरी ताप क्रमशः 1121 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस और 358 डिग्री सेल्सियस है। कोबाल्ट का कितना है? 1121 डिग्री सेल्सियस, लोहा 770 डिग्री सेल्सियस, निकेल इज 358 डिग्री सेल्सियस। यानी कि निकेल को हम 358 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो अनुचुंबकीय बन जाएगा, उससे पहले वो लौह चुंबकीय है। ये तो हमने आपको बताया ना, जैसे लोहे को आप कोई चुंबक लेते हैं और चुंबक के पास लोहा लाते हैं तो तुरंत वो लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन हम लोहे को बढ़ा दें, खूब गर्म करें, खूब गर्म करें, खूब गर्म करें, खूब गर्म करें, और क्यूरी ताप के जितना गर्म कर ले। क्यूरी ताप कितना है लोहे का? 770 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा जब गर्म कर देंगे तो वह उतना लौह चुंबकीय नहीं रह जाएगा, पदार्थ इतनी तेजी से आकर्षित नहीं होगा, पदार्थ अब अनुचुंबकीय बन जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते चुंबकीय क्षेत्र में, वो मामूली से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो लोहा भी हमेशा ऐसा नहीं है बहुत तेज से चुंबक की ओर भागेगा। अगर उसका टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दें तो वो भी अनुचुंबकीय बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? क्यूरी का टेम्परेचर, ये बात हम क्यूरी को लिख के देख लेते हैं। क्यूरी, आप ऐसा करके क्यूरी आपको ध्यान रहेगा, क्यूरी लिख के इनका फोटो देख लें, क्यूरी कौन थे, क्यूरी साइंटिस्ट हुए हैं। क्यूरी टेम्परेचर देखते हैं, गूगल में आप सर्च करके के बीच में देखता रहा करिए, गूगल सर्च बहुत फायदा देता है इन चीजों में। ये देखिए, एक क्यूरी टेम्परेचर में इन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्राफ बनाया है पूरे।
कि किस टेम्परेचर पे जाके एकदम से अनुचुंबकीय बन गया, किस टेम्परेचर पे जाके, ये देखिए, किस टेम्परेचर पे जाके लौह चुंबकीय रहा। ये सब ग्राफ अलग अलग पदार्थों के लिए ग्राफ बनाए गए हैं। ये देखिए, बहुत किसी पदार्थ को गर्म किया गया है, क्योरी ताप दिया गया है इसे, ठीक है। तो क्या क्योरी टेम्परेचर एक बार बताइए क्या है, रिकॉल करने की कोशिश करिए। हाँ, क्योरी साइंटिस्ट का आपको एक आध फोटो दिखा देते हैं। ये है क्योरी, ये है क्योरी। ये तो मैडम क्यूरी शायद देखी थी ना, मैरी क्यूरी। तो खैर, खैर शायद वही थी। इतना फोटो से हमें भी नहीं पता लगता। खैर, आपको क्योरी ताप पता है, क्योरी का नियम पता है, इतना काफी है। क्योरी का नियम क्या है? आई समानुपाती एच अपॉन टी, यानी कि आई समानुपाती आई इज इक्वल टू सी एच अपॉन टी। सी एक नियतांक है, इसे क्योरी नियतांक कहते हैं। उसके बाद वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौ चुंबकीय, जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय होता है, क्योरी ताप कहलाता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। हाँ, ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। विद्युत चुम्बक कोड के लिए वह पदार्थ उपयुक्त है जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा ही अधिक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाए और शैथिल्य हानि कम हो। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम क्रोड ऐसी लेंगे, क्रोड के लिए वो पदार्थ लेंगे जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा ही अधिक, जिसमें थोड़ा सा ही चुंबक क्षेत्र दें और वो अधिक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करे, ठीक। और शैथिल्य हानि कम हो, हानि भी कम हो, ठीक है। दो दो कंडीशन है, कैसा पदार्थ लेना चाहिए हमें, इसके लिए दो कंडीशन उन्होंने दी है, या दो सजेशन उन्होंने दी है। तो नरम लोहा वैद्युत चुंबक बनाने की क्रोड के लिए आवश्यक पदार्थ है। तो नरम लोहे से हम वैद्युत चुंबक की क्रोड बना सकते हैं। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे की एक सीधी छड़ अथवा घोड़े के नाल के आकार की, ये देखिए, एक घोड़े के नाल के आकार की है, या फिर एक सीधी छड़ है, या फिर एक घोड़े के नाल के आकार की हो गई, ठीक है। सीधी छड़, घोड़े के नाल के आकार की छड़, नाल के आकार को लिया तथा उस पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए। एक तार ही तो लपेटा हुआ है इस पे, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके तार ही तो लपेटा हुआ है इस पे हमने, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा हो तो, हाँ। तो इस पे तार लपेट दिया, तार तांबे का, ठीक है। तांबे के विद्युत रोधी तार बहुत से फेरे पास पास लपेट देते हैं, ठीक है। उसके बाद तार की इस प्रणालिका में विद्युत धारा, अब हमें तार तो लपेट दिया, तार लपेटा इसलिए कि अब इसमें विद्युत धारा देंगे। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके लोहे के छड़ के डोमेन घूमने लगते हैं और इस प्रकार संरेखित हो जाते हैं कि उनकी चुंबकन की दिशा प्रणालिका की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। अब क्या होता है, अब हम जब इसमें धारा दे देंगे ना, तो ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा। ये जो क्रोड हमने बनाई है, कॉइल बनाई है, इस पे तांबे के तार लपेट के हमने जो कॉइल पूरी तैयार की है, एक घोड़े के नाल के आकार की है, एक सीधे छड़ के आकार की है। तो एक कॉइल जो होती है वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। और इसमें जिस ओर फेरे वामावर्त दिशा में लपेटे गए, देखिए, इसमें धारा की दिशा वामावर्त है। जब धारा में बही जिसमें धारा की दिशा वामावर्त होगी, उस सिरे में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, उस सिरे में उत्तरी ध्रुव क्रिएट होगा, और जिस सिरे में दक्षिणी ध्रुव बनता है, उधर जो धारा बहने की दिशा है वो दक्षिणावर्त होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्रोड लिया, क्रोड पे हमने कॉइल के तरह से एक तांबे के तार लपेटे, और तांबे के तार लपेटने के बाद एक सेल की सहायता से उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की। जब वह धारा जिधर वामावर्त दिशा में होगी उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिधर दक्षिणावर्त दिशा में होगी धारा उधर साउथ पोल बन जाएगा। और ठीक है, फिर इस तरह से वैद्युत चुंबक बन जाती है हमारी। इस वैद्युत चुंबक के काम क्या क्या होते हैं, वैद्युत चुंबक का क्या क्या प्रयोग है, हमारे पास जब चुंबकें हैं तो हमने वैद्युत चुंबक क्यों बनाई है, इसको पढ़ें। बड़े बड़े वैद्युत चुंबक फैक्ट्रियों में चलनशील क्रेनों के द्वारा लोहे तथा फौलाद के बड़े बड़े यंत्रों व गट्ठों को एक साथ दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल होता है। लोहे के बड़े बड़े फौलाद के बड़े बड़े यंत्रों को, गट्ठों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के रूप में, जैसे हमारे पास कोई कोई गट्ठा ले जाना है, कोई बहुत सारे चीजें ले जानी, कारखानों में बड़े बड़े, उनमें वैद्युत चुंबक बड़ी बड़ी बनाई जाती है, वो विशाल चुंबकें, उनका प्रयोग करके इन्हें पहुंचाया जाता है। उसका ए अस्पतालों में आंख तथा शरीर के किसी भाग से लोहे अथवा फौलाद के छर्रों को निकालने के काम होते हैं। हॉस्पिटल्स में भी यूज होते हैं। सबसे पहले कहाँ यूज हुए, वो कारखानों में, फिर हॉस्पिटल्स में, और एक बिजली की घंटी, तार संचार, ट्रांसफार्मर, डायनेमो की क्रोड, टेलीफोन के तनुपट,
इन सब चीजों को बनाने में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। इस जो स्थायी चुंबक है वो स्टील वैद्युत चुंबक तो क्लियर हुआ ना, या देखिए हम गूगल में सर्च कर लें इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेट लिखिए गूगल पे, इसमें आ जाएंगे कुछ फोटोज देखेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ गया, तांबे के तारों को हमने लपटा है एक रोड पे, उनमें धारा प्रवाहित कर दी है, तो धारा प्रवाहित करने से वो चुंबक की तरह काम करने लगा है। जिधर वामावर्त दिशा में धारा बह रही है उधर नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ है, जिधर दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है उधर साउथ पोल क्रिएट हुआ है। ठीक है, नहीं सर्च हो पा रहा है अभी, थोड़ा नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप सर्च करके देख लीजिए अपने पास फोन में। स्थायी चुंबक जो होते हैं वो स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है? देखिए, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है और स्थायी चुंबक स्टील की क्यों बनाए जाते हैं? देखिए पढ़ लीजिए पहले। स्टील के डोमेनों की व्यवस्था बहुत दृढ़ होती है, स्टील जो होती है बहुत दृढ़ मानी जाती है, इसमें जो डोमेन होते हैं बहुत कसे आपस में बंधे रहते हैं, जिससे कि उनका संरेखण कठिन होता है, परंतु एक बार संरेखित हो जाने के बाद मामूली प्रक्षोभ से भी अव्यवस्थित नहीं होते। दूसरे शब्दों में स्टील का चुंबकन तथा विचुंबकन दोनों कठिनाई से होते हैं। ठीक है, इसीलिए स्थायी जो चुंबक होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। जिनको हमें स्थायी ही रखना है, जिन्हें जल्दी चेंज ही नहीं करना है, उनका चुंबकन चुंबकन आसानी से ना हो ऐसा ही हम प्रेफर करेंगे बनाने के लिए, तो उनको हम स्थायी चुंबकों को स्टील का बनाते हैं, क्योंकि स्टील में जो होता है डोमेन आपस में दृढ़ता से बने रहते हैं, संरेखण होता है कठिन, इसीलिए चुंबकन प्रचुंबकन आसानी से ना हो पाए, इसीलिए स्टील के बनाते हैं स्थायी चुंबकों को, क्योंकि स्थायी चुंबकों के लिए कंडीशन ही है कि इनका विचुंबकन चुंबकन आसानी से ना हो, तो इसके लिए स्टील सबसे अच्छा पदार्थ है। ठीक है, इसके विपरीत बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट करते हैं वो नर्म लोहे और क्रोड वाली बात जो बताई हमने अभी। इसके विपरीत नर्म लोहे का क्रोड का विचुंबकन और चुंबकन दोनों बहुत सरलता से हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड अस्थायी चुंबक की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पे हम नर्म लोहे का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ट्रांसफार्मर में अस्थायी चुंबक जरूरत है, तो अस्थायी चुंबक जरूरत है तो ऐसी चुंबक चाहिए जिसका संरेखण आसानी से हो जाए, जिसका चुंबकन विचुंबकन आसानी से हो सकता हो, तो इसके लिए हम नर्म लोहे का प्रयोग कर लेते हैं। तो जहां पे स्थायी चुंबक का प्रयोग करना है वहां पे हम स्टील का प्रयोग करेंगे चुंबकों को बनाने के लिए, और जो स्थायी नहीं अस्थायी चुंबकें बनानी है वो हम नर्म लोहे की बनाएंगे। ठीक है, नर्म लोहे की इसलिए जिससे कि चुंबकन विचुंबकन आसानी से हो जाए, और वो इसलिए स्टील के इससे चुंबकन विचुंबकन आसानी से ना हो पाए, स्थायी रहे वो। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।